Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I again welcome you back to Gamma series और जो आज हमने टॉपिक को लिया है that is electrostatics. इसमें हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे. First is for electric force and electric field, and in the second part we'll discuss about electric potential, energy and capacitors. तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके चलते हैं. So taking up the first part of this electrostatics, that is electric field and electric force. तो फोर्स की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जिसमें आता है that is कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ ये स्टेट करता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं Q1, Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज K Q1 Q2 by R स्क्वायर. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है मैग्नीट्यूड की. तो दोनों चार्ज आप पॉजिटिव भी पुट करोगे, भले ही अगर आपके +2 कूलम और ये -2 कूलम दिया हो, जब इससे आप निकालोगे फोर्स तो यहाँ पे चार्जेस का आप मैग्नीट्यूड ही पुट करोगे. यहाँ पे आप अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मान लो दोनों पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा. मान लो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया. तो अगर मैं F1 का वो लिखूं वेक्टर फॉर्म, सो दिस वेक्टर विल हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. आर कैप वेक्टर जो होगा वो ये आर कैप होगा. इसका काम जो होता है वो डायरेक्शन को डिनोट करना होता है. So Coulomb's law of electrostatics is used to find force between any two given point charges which are separated by a distance small r. जैसे इसी फोर्स के फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था? It was K Q1 Q2 by R square. What is K? K is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. तो ये जो फोर्स होता है ये बेसिकली वैक्यूम में है. If there is any medium, तो उस मीडियम का जो फोर्स होगा, सपोज उसको हमने F डैश मान लिया, दैट विल बी फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन K. K बेसिकली होता है, K को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जैसे मान लीजिए वैक्यूम में फोर्स आपके बीच में ये है और इसने बोला कि हमने इन दोनों को वाटर में डिप कर दिया, दोनों चार्जेस को. तो वाटर में क्या होता है? फॉर वाटर, फॉर एग्जांपल, जो फॉर वाटर होता है, फॉर वाटर K का वैल्यू 81 होता है. दैट मींस इफ दीज टू चार्जेस व्हिच वर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इन वैक्यूम हैज दिस अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन देम, एंड इफ सेम चार्जेस आर प्लेस्ड एट दैट सेम डिस्टेंस बट the medium is changed from vacuum to water, the force will decrease by 81 times and K is known as dielectric constant. यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इस पे काफी सवाल आपके आते हैं. So by introducing a new medium, force will decrease by a certain number. That number is known as your dielectric constant. इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कैपेसिटर्स को और डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे. अभी हम लोग फिर बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो पहले बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज की. मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज +Q है और ये पॉइंट P है, इसकी दूरी कुछ R है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी K Q by R स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको K Q by R स्क्वायर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये बन गया R कैप, ये R कैप का डायरेक्शन हो गया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी गिवन पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट P इज गिवन बाय K Q by R स्क्वायर. जब यहाँ पे निकालोगे मैग्नीट्यूड तो इस चार्ज को कभी भी नेगेटिव मत पुट करना, भले यहाँ पे +2 कूलम या -2 कूलम लिखा होगा. When you are finding the magnitude, आप चार्ज का सिर्फ मॉड वैल्यू या मैग्नीट्यूड वैल्यू लेके ही चलोगे, नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं पुट करेगा. यही गलती हमसे होती है एग्जाम में.
और वैसा ही ऑप्शन आपको प्रेजेंट रहेगा। तो इस गलती से करने का बचिएगा कि जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम वैल्यूज यहाँ पे हर वैल्यू को पॉजिटिव ही पुट रखते हुए चलेंगे। और जो k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ वैक्यूम में। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका काम ये होता है निकालने के लिए कि सपोज एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, वैसे करते करते n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस पॉइंट P पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो इसने बोला कि फोर्स ऑन Q निकालना है। तो इसका इस पे फोर्स होगा, इसका इस पे फोर्स होगा, इसका इस पे होगा, ऐसे करते करते हर चार्ज का फोर्स इस Q पे लग रहा होगा। तो जो नेट फोर्स पॉइंट P पे जो Q चार्ज रखा है उस पे क्या होगा, हर इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा। फोर्स निकाला Q पे Q1 की वजह से, फोर्स निकाला Q पे Q2 की वजह से, ऐसे करते करते फोर्स निकाला Q पे Qn की वजह से। इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए तो आपको इस पे लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। अगर यही काम इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी व्हाट, द वेक्टर सम ऑफ all the individual electric field at point P। Q1 का निकालिए फील्ड यहाँ पे, Q2 का निकालिए, Q3 का निकालिए, ऐसे करते करते nth का निकालिए, उन सबका वेक्टर सम कर दिए तो आपको P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर अगला हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें दो कंडीशन है। पहला आपका है एक्सियल पोजीशन। तो मान लीजिए डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज से मिलके बनता है। नाउ सपोज अलोंग द एक्सिस एक पॉइंट P है और डाइपोल का लेंथ मान लो कुछ 2a करके है, ये इसका मिड पॉइंट है। मान लीजिए यहां से दूरी ये कुछ r है, तो ये दूरी क्या होगी, r - a होगी। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दूरी a होगी। ये r में से a निकाल दी तो ये बचेगा, और ये दूरी क्या होगी, दिस विल बी r प्लस a। अब जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है p वेक्टर। p वेक्टर का जो मॉड होता है दैट इज किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी। अगर वेक्टर फॉर्म लिखोगे दैट विल बी q × 2a × p कैप। तो जो p वेक्टर होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की दूरी। अब एक्सियल फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे जो पॉइंट P पे फील्ड होती है EP at axial, it comes out to be +2kp अपॉन r³। अच्छा, ये केस तब कब आएगा, जब r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो नेट फील्ड होगी वो भी राइट में जा रही है। आप देखो p वेक्टर भी आपका राइट में जा रहा है। तो सिंस बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन हमने यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है यहाँ पे हमने। और इन जनरल इसकी जो वैल्यू होगी EP की दैट इज +2kpr अपॉन r² - a² का स्क्वायर होगा। मतलब ये तब होगा जब r का वैल्यू a से कंपेरेबल होगा। तो ये जो केस होता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट डाइपोल। तो एग्जाम में जब आप सवाल करिएगा तो डाइपोल का लेंथ देखिएगा और ये दूरी देखिएगा। अगर ये कंपेरेबल है तो आप
इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर ये कंपेरेबल नहीं है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ए से, देन यू विल यूज द कंडीशन फॉर शॉर्ट डाइपोल जो होती है +2 kp अपॉन आर क्यूब। फिर एक्शन के बाद आपका आता है इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए डाइपोल है -q और ये +q है। इक्वेटोरियल क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रहा है। तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये इसकी वैल्यू r हो गई। तो यहाँ जो नेट फील्ड होती है आपकी, जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव फील्ड हमेशा अंदर आती है, पॉजिटिव फील्ड हमेशा बाहर जाती है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो जो नेट फील्ड होगा, द नेट फील्ड विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन, ये लेफ्ट में आएगा। पी वेक्टर क्या है, माइनस से प्लस जा रहा है। सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज -kp अपॉन आर क्यूब। ये कब है, जब r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज कंडीशन फॉर शॉर्ट डाइपोल। माइनस क्यों है, क्योंकि जो EP वेक्टर है वो लेफ्ट में जा रहा है, P वेक्टर आपका राइट में जा रहा है। तो एक्सियल में EP वेक्टर और P वेक्टर आपस में पैरेलल थे, तो हमने प्लस यूज किया था। इसमें आपका EP वेक्टर और P वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है। और अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो इट विल बी इक्वल टू -kp r अपॉन r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज जनरल केस। ऊपर वाला आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए है, नीचे वाला आपका एक जनरल केस के लिए आपका ये। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके नॉर्मल जाता है, तो इसको लिया हमने ए वेक्टर, एंड सपोज द फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस area vector. So electric flux is defined as mod E into mod A cos theta. It is basically the number of field lines passing through any given cross sectional area. तो ये तो एक यूनिफॉर्म केस के लिए। मान लिया आपका सरफेस बड़ा रैंडम टाइप का है, तो क्या करोगे, एक छोटा सा सरफेस लिया, इसका मान लो एरिया वेक्टर ये जा रहा है, इसका नॉर्मल है, फील्ड वेक्टर ये जा रहा है, एंगल थीटा है। सो इस छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स क्या होगा, E डॉट dA होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसके पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए पूरे सरफेस पे करना है, तो हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल यूज किया है। दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA will give you the total flux being enclosed through this any random surface। ये एक आपका किसी भी सरफेस के लिए, कांस्टेंट सरफेस के लिए एक कोई रैंडम सरफेस है, उसका फ्लक्स आप कुछ इस तरह निकालोगे, साइक्लिक इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA ओवर द एंटायर सरफेस विल गिव यू द टोटल फ्लक्स बीइंग इनक्लोज्ड बाय दिस गिवन सरफेस। अब इसी फ्लक्स से जुड़ा हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ये स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज द इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने क्या निकाला है, E डॉट dA निकाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे +Q1 है, +Q2 है, +Q3 है, +Q4 है। मैंने क्या किया, मैंने एक सरफेस लिया जिसमें इंक्लोज कर लिया। सो दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो यहाँ जो Q इंक्लोज की बात कर रही है, ये उन चार्जेस के बारे में बात करता है जो इस गॉसियन सरफेस में इंक्लोज्ड होंगे। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, तो उसमें मेरा Q इंक्लोज क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3, दैट विल गिव यू द इंक्लोज्ड चार्ज। सो गॉस लॉ ये बोलता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड विद इन दिस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपका डिस्क्रिप्शन है, आप जैसा ले लें, मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाए
तो द सरफेस डिपेंड अपॉन यू, इट मे बी सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, वो आपकी मर्जी है वो। So depending upon the nature of the problem, the Gaussian surface will vary from person to person, from observer to observer. तो उसी बिहाफ पे आइए हम कुछ इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, 3 केसेस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। So taking into account the application of Gauss law, पहला आपका है straight line conductor। तो मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, Q चार्ज है और इसका लेंथ L है। तो एक टर्म होता है लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सो बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इट बिकम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r कैप। r कैप क्या होगा? r कैप का डायरेक्शन आपका ये जाएगा। आपका ग्राफ जब प्लॉट करोगे मॉड ऑफ EP का और r का, देखो यहाँ पे वेरिएशन आपका इनवर्स में है, तो इट विल गो लाइक दिस। दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर या यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। लैम्डा इज Q by L नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। बाकी ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन से इनवर्सली वैरी कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैरिंग अप विद द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ 1 अपॉन r। अगला इसमें हम बात करते हैं सरफेस की, सरफेस चार्ज कंडक्टर की या सरफेस मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये Q है और ये इसका एरिया मान लो A है। तो इसमें टर्म होता है सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, इट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर यहाँ मान लो किसी पॉइंट P पे जो r दूरी पे है हमें फील्ड निकालनी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। r कैप का वेक्टर ये होगा। आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले में r से कोई भी प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, तो अगर मैं मॉड ऑफ EP को r से प्लॉट करूं, सो इट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो पॉइंट P पे है, जो रेडियल डिस्टेंस पे है, चाहे यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि इसकी प्रोपोर्शनलिटी r से डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। फिर इसमें एक तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। ये एक शेल है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो शेल का रेडियस कुछ कैपिटल R है, तो सपोज यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance of small r from the center. So electric field at point P is KQ by r square. Q क्या है? Q ये पूरा चार्ज जो इस शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एट सरफेस क्या होगा? R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? KQ by r स्क्वायर। अगर मैं कोई पॉइंट अंदर लेता हूं, सपोज ये पॉइंट है, एक गॉसियन सरफेस ये लोगे अगर, तो देखो इस गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं हो रहा है, जो भी चार्ज है वो उसके बाहर लाई कर रहा है। So for points lying inside the shell, there is no charge being enclosed. Hence, electric field inside the shell, inside is 0. तो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, मैं अगर मॉड ऑफ EP को R से प्लॉट करो अगर, तो सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड नहीं होगी। फिर सरफेस पे क्या है? ये बन जाती है KQ by R स्क्वायर।
तो उसके बाद ये 1/r² से फॉल कर रही है आपकी ये। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी गिवन शेल, हॉलो शेल। इसी में अगला केस है आपका सॉलिड स्फीयर का, मींस अगर चार्ज आपका अंदर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसा बनेगा, आइए उसको देखते हैं। थर्ड केस है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे जो चार्ज Q है वो इस सरफेस स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई छोटा सा एक डिस्टेंस r लिया तो देखिए उसमें कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस इंक्लोज चार्ज विल बी KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का क्यूब। व्हाट इज कैपिटल R? कैपिटल R इस पूरे का रेडियस है। एट सरफेस व्हाट विल हैपन? स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, तो EP का वैल्यू जो होगा वो KQ/r² बन जाएगा। और outside the sphere what will happen? It will be equal to KQ/r²। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड को प्लॉट करूं r के साथ तो अंदर देखो वेरिएशन जो है वो लीनियर है, बढ़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद 1/r² से ये फॉल कर जाएगा आपका ये। तो बस हॉलो में यहाँ 0 था, सॉलिड स्फीयर में आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली आपका वैरी करता हुआ चलेगा ये। तो एक यहाँ पे अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसके ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें पॉइंट P पे नेट फील्ड निकालना है। हमने क्या किया, एक एलिमेंट ये लिया तो इसकी फील्ड रेडियली आउटपुट होगी, इसको लोगे तो इसकी फील्ड रेडियली आउटपुट ये जाएगी। तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट रहेंगे, तो बचे क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू K, कैपिटल Q है, KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 आएगा आपका ये। और अगर कहता है कि एट सेंटर निकालिए, एट सेंटर क्या हो जाएगा, x को 0 पुट कर दीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप x 0 पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा आपका। तो ये तो हमारी बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो पहला आपका है पॉइंट चार्ज एंड एनर्जी। तो अगर ये कोई पॉइंट चार्ज Q है और यहाँ पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी KQ अपॉन स्मॉल r। और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ टू चार्ज सिस्टम, तो क्या होगा, मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में दूरी r है। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K1 Q2 by r। So for two point charge system separated by distance r, this is the potential energy of the system, and this is the electric potential of a point charge Q at point P, which is at a distance of r from the point charge Q. अब जैसे मान लीजिए अगर 3 चार्ज सिस्टम है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। सो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी K Q1 Q2 बाय दूरी मान लीजिए R1 है, R3 है और R2 है। तो दिस विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R1 प्लस फिर ये कितना बन जाएगा, या इसको देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखाते हैं बिल्डअप करने का। तो जब पहली बार इसको यहाँ पे लाके रखोगे तो इसका वर्क 0 होगा। अब जब इसको लेके आओगे ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ रखने पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा, K Q1 Q2 बाय R1 प्लस। अब जब इसको यहाँ रखो लाके
तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल भी होगा, इसका पोटेंशियल भी होगा, दैट इज K Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस K Q1 Q3 बाय R3। तो करना ये होता है कि जब इसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेंगे, पहली बार जब यहाँ पे लाओगे तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो इसको यहाँ रखने का वर्क डन 0 होगा। अब जब अगले स्टेप में इसको लेके आओगे तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कुछ होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या होता है, इट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या Q2 लेके आ रहे हो और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इसका होगा K Q1 बाय R। इसी तरह जब इसको यहाँ रखोगे तो इसका पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा, तो दिस विल गिव यू दिस टर्म। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करोगे, सो यू विल बी एबल टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम और 4 चार्ज सिस्टम। ये कुछ वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी पोटेंशियल एनर्जी टू बिल्ड अ सिस्टम। अब सवाल पूछता है फाइंड द एनर्जी टू डिसोसिएट द सिस्टम। तो जो वैल्यू यहाँ पे निकालोगे उसका नेगेटिव कर देना, दैट विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी टू या वर्क रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द सिस्टम। ये एसोसिएशन का है, इसका नेगेटिव जो होगा वो डिसोसिएशन का होगा आपका वो। तो सवाल ध्यान से पढ़िएगा कि एसोसिएशन पूछ रहा है कि डिसोसिएशन पूछ रहा है, उसको देख के आपको आंसर अपने टिक करने होंगे वहां पे आपको। उसके बाद वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो E का वैल्यू होता है दैट इज माइनस dV बाई dr, और dV की वैल्यू जो होती है वो माइनस E डॉट dr भी लिखी जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज, अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा होगा, डेल Vx बाई डेल x I कैप, मतलब del V by del Y J cap, del V by del Z K cap. So to obtain electric field from electric potential, आप ये components हैं। अगर आपको electric field का x component निकालना है, this is Ex, electric field का x component, y component और z component। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, partial differentiation of V with respect to x, partial differentiation of V with respect to y and partial differentiation of V with respect to z। मतलब जब यहाँ पे मान लो V कुछ फंक्शन होगा, V में x y z तीनों होंगे, जब यहाँ पे V को डिफरेंशिएट करोगे आप सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करोगे और y z को कांस्टेंट ले लोगे। यहाँ पे जब V को डिफरेंशिएट करोगे तो आप y को वेरिएबल मानोगे, x और z को कांस्टेंट ले लोगे। जब यहाँ पे V को डिफरेंशिएट करोगे तो x और y को कांस्टेंट मानते हुए z के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे आप यहाँ पे। अच्छा, अब इसी से एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। तो अगर dV 0 है तो माइनस E डॉट dr का वैल्यू भी 0 होगा। तो मॉड E मॉड dr cos थीटा का वैल्यू 0 है। तो अगर cos थीटा 0 बन जाएगा तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज Q है और ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये प्लस Q चार्ज है, ये R दूरी, और एक चार्ज स्मॉल q है जो मैं इसको यहां से यहां ले गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जा रही है आपकी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो देखो एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं आपके। अब अगर हम इसी में ही बात करें वर्क की, ध्यान देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट dr होता है, और F की वैल्यू क्या होती है, Q E डॉट dr होता है। इक्विपोटेंशियल में E डॉट dr कितना 0 है, तो वर्क इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। दूसरा देखो, वर्क इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो अगर इक्विपोटेंशियल में वर्क 0 है
तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अगर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो ये भी आपका एक कांस्टेंट टर्म होगा, मतलब स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। दैट मींस अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, थ्रू आउट द स्पीड उसकी कांस्टेंट वैल्यू की होगी, मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज वर्क डन जीरो है। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही, इस पे कई सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 3 पॉइंट है, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बेसिक ऐसे पॉइंट है जिसपे आपके पॉसिबल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकते हैं। आप इसको ध्यान से इसको 2 मिनट पॉज करके इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये अगला हम बात करते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है आपका। तो अगर आप देखो P वेक्टर ऊपर जा रहा है, E वेक्टर आपका ये जा रहा है, ये तो इनके बीच में एंगल थीटा है। सो टॉर्क इज P क्रॉस E या मॉड P मॉड E साइन थीटा। ये टॉर्क का हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। इसी में ही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E या माइनस मॉड P मॉड E कॉस थीटा होता है। इन जनरल U का वैल्यू आता है PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 करके आता है। अब इसमें 2 केस हैं। अगर थीटा 0 पुट करोगे और थीटा 180 पुट करोगे, दोनों केस में साइन 0 है 0, साइन 180 0, तो दोनों केस में आपका साइन थीटा 0 आएगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। लेकिन जब थीटा 0 होगा दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 180 होगा दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये 2 कंडीशंस, इसको ध्यान रखिएगा। और 90 डिग्री पे आपका टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम एक्सर्ट होगा आपका। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो 2 कंडीशन थे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। तो जो Vp होता है दैट इज Kp cos थीटा बाई r² आपका फॉर्मूला आता है। ये जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक डाइपोल लिया है और ये कोई पॉइंट P है, एक जनरल पॉइंट P है, ये थीटा कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज Kp cos थीटा बाई r²। एक्सियल पॉइंट लोगे तो एक्सियल पे थीटा 0 हो जाएगा, तो Vp क्या बन जाएगा? Kp बाई r²। इक्वेटोरियल पे क्या होगा? थीटा आपका होगा 90 डिग्री, सो cos 90 इज 0, तो Vp आपका बन जाएगा 0 बन जाएगा आपका। सो फॉर एक्सियल पोजीशन cos थीटा इज 0, सॉरी cos थीटा इज 1, तो Vp विल बी Kp बाई r²। इक्वेटोरियल पे थीटा इज 90, तो Vp बन जाएगा आपका 0, क्योंकि cos 90 आपका 0 होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, जो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स जो होते हैं, तो मान लीजिए इसमें क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV करके एक फॉर्मूला होता है। मतलब अगर कोई बॉडी है उस पर मैं कोई चार्ज दे रहा हूँ तो इट विल डेवलप सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो विल गेट Q इज इक्वल टू CV। तो C क्या बन जाएगा? Q बाई V। C इज बेसिकली कैपेसिटेंस।
और किसी भी आइसोलेटेड स्फीयर का, मान लीजिए कोई स्फीयर है आर रेडियस का, तो जो उसका सी का फॉर्मूला होता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. और कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी और एनी सिस्टम टू स्टोर चार्जेस ऑन इट. तो जैसे बात यहाँ पे एक आइसोलेटेड स्फीयर की हो गई है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे में है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसमें क्या होता है? एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बीच में लाई करती है, ये दूरी डी होती है. सो वी कैन ऑल्सो राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज E into D. For uniform electric field, potential difference is electric field into distance between the plates. तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है that is A epsilon naught by D. ये तब होगा जब आपका स्पेस ये वैक्यूम से फिल होगा आपका. So in that case the capacitance is A epsilon naught upon D. इसका सिंबल या सर्किट सिंबल ऐसा होता है ये करके. और जनरली ये माइक्रोफैरेड या मिलीफैरेड और नैनोफैरेड में ही लिखा जाता है. ये फैरेड इसकी एसआई यूनिट है, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड या नैनोफैरेड है. फिर इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंस ऑफ कैपेसिटर्स की. पहला आपका सीरीज है, तो मान लीजिए कुछ कैपेसिटर आपके कुछ इस तरह रखे हुए हैं. एक 20 वोल्ट की बैटरियां हैं, C1, C2, Cn. तो यहाँ जो इक्विवेलेंट होता है दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू प्लस 1/Cn. दूसरा आपका होता है पैरेलल में. तो अगर यही कनेक्शन कुछ ऐसे किया जाए, C1, C2 up to Cn, तो यहाँ जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट इज C1 plus C2 up to Cn. दिस इज योर सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंस ऑफ कैपेसिटर. सीरीज में ऐसा निकालोगे इनवर्स में, और पैरेलल में आप सिंपली एज अ नंबर इसको ऐड अप कर दोगे. फिर बात करते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स की. तो किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है दैट इज हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर और U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C करके ये आपके फॉर्मूले होते हैं. नेक्स्ट वी हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. मतलब मैंने एक कैपेसिटर लिया C1 वैल्यू का, इस पे चार्ज Q1 है, C2 वैल्यू का, इस पे चार्ज कुछ Q2 है. मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल. तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो ऑब्वियस बात है चार्ज आपका हाई से लो फ्लो करेगा. तो वी हैव टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. इस प्रोसेस में जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आता है दैट इज माइनस C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आता है. यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो आता है वो नेगेटिव आता है. दैट मीन्स जब चार्जेस वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो जो सिस्टम जो फाइनली बनता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों के इंडिविजुअल से कम होती है. दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और साउंड. नेक्स्ट बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स की. तो होता क्या है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये प्लेट है प्लस Q और माइनस Q. हमने यहाँ पे एक स्लैब फिट किया है. तो डायरेक्टली में क्या होता है, चार्जेस गेट इंड्यूस्ड ऑन द सरफेसेस
जो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट होते हैं। जो एक्सटर्नल फील्ड है आपकी ये जा रही है, इंड्यूस्ड फील्ड आपकी कुछ अंदर जा रही है, तो ये माइनस इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइज चार्ज और प्लस QP होता है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका स्लैब का वैल्यू K होता है। एंड व्हाट इज K? K इज E0 अपॉन द रिड्यूस्ड फील्ड। रिड्यूस्ड फील्ड क्या होगा? मॉड ऑफ E0 माइनस मॉड ऑफ EP। तो जो C का वैल्यू होता है दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका डायरेक्ट्रिक कुछ पार्शियली फील्ड है, D इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड T इज विड्थ ऑफ डायरेक्ट्रिक। ये K वैल्यू का डायरेक्ट्रिक है, इसकी T विड्थ है। नाउ इफ fully placed, this C will become K times A epsilon naught by D. That means जब डायरेक्ट्रिक प्लेस करोगे तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। C naught is capacitance in vacuum A epsilon naught by D, and when the dielectric is placed fully inside the space of capacitor, the capacitance increases by K times. इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और जो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज है, जो सिग्मा P की वैल्यू होगी, दैट इज सिग्मा P की वैल्यू होती है सिग्मा 1 माइनस 1 बाय K। सिग्मा P क्या है? QP by A, and what is sigma? Sigma is Q upon A. So this gives you the induced या polarized charge on the dielectric. लास्ट यहाँ पे अगर मैं फिर से डायरेक्टर की बात करूँ, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, तो प्लस माइनस क्या करता है? मतलब अट्रैक्ट करता है फोर्स। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स कैसे निकालोगे? Q इंटू E करके निकालोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कैपेसिटर के अंदर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Sigma by 2 epsilon naught. So this is the force exerted by one plate of capacitor on the other plate. Same force यहाँ पे exert कर रहा होगा, तो ये दोनों mutually एक दूसरे को attract कर रहे होंगे। So friends, this was all about this chapter electrostatics. I hope हम आपको ये चैप्टर ठीक से डिलीवर कर पाए होंगे, and we also hope that this revision capsule of electrostatics will be very helpful for you and for upcoming NEET examination. 2 या 3 दिन की बात है, तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा और बी कॉन्फिडेंट इन दोज थिंग्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। लास्ट मोमेंट पे ऐसी कोई नई चीज नहीं पढ़िएगा जिससे आपका मोरल डाउन हो जाए आपका। तो जो पढ़ा हुआ है, जो अच्छे से आता है, उसको रिवाइज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपर्स को दोबारा देखते रहिए, कैसे पैटर्न आ रहे हैं, कैसा सवाल आता है, किस सेगमेंट में कितने मार्क्स से सवाल पूछे गए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है, बट कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। सो यू हैव टू प्लान आउट योर स्ट्रेटेजी हाउ टू अप्रोच ऑल दोस क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। होप आप अच्छे से अच्छा पेपर करें एंड यू गेट अ वेरी गुड रैंक एंड योर ऑल योर हार्ड वर्क पेज ऑफ वेरी वेल। बाकी आपको अगर हमारी चीजें पसंद आई हो, हमें लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। यू कैन प्रेस द बेल आइकन, एंड फॉर डिटेल नोट्स प्लीज डू विजिट us at www.unlockscience.in. Friends, thank you very much.